Hello members, welcome to the channel Smart Resource related to any educational information. हाय अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई विल डिस्कस ESR द एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये हेमेटोलॉजी लैब का टेस्ट है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर भी डिलीवर किया है और सेम इसी टॉपिक पे मेथोडोलॉजी, प्रिकॉशंस, क्वालिटी कंट्रोल, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, सारा कुछ मैंने कवर अप किया था। लेकिन आज मैं इजी वे में आपको डिलीवर करूँगी। बीइंग अ पाकिस्तानी टेक्नोलॉजिस्ट, काफ़ी टेक्नोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो कि प्रेफर करते हैं कि वो उर्दू में वीडियो वॉच करें, क्योंकि उनको ईज़िली समझ आ जाता है कि उर्दू लैंग्वेज में कैसे डिलीवर किया गया है लेक्चर। ठीक है, हम आज डिस्कस करेंगे एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये हमारी हेमेटोलॉजी लैब का टेस्ट है। ये हमने सेकेंड ईयर में हमने पढ़ना होता है। वैसे तो बेसिक्स आपको फर्स्ट ईयर में ही आनी चाहिए, लेकिन सेकेंड ईयर में हमारा ये एक स्पेसिफिक टॉपिक वाइज हमारे पास हेमेटोलॉजी लैब एक सब्जेक्ट आ जाता है। देन व्हाट इज़ ESR? ESR क्या है? सेटलिंग डाउन ऑफ RBCs इन एंटी कोआगुलेटेड ब्लड इन ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर। आप टेस्ट को एक घंटे के लिए रख देते हो और उसमें जो RBCs जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और प्लाज्मा जो हमारा होता है ब्लड का वो ऊपर रह जाता है। जो हमारा प्लाज्मा लेवल होता है उससे हम अपना ESR मेजर कर लेते हैं। लेकिन ये जो सेटलिंग डाउन ऑफ RBCs है ना थ्रू दी प्लाज्मा, RBCs नीचे जो बैठ जाते हैं उसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, RBCs जो होते हैं वो प्लाज्मा से हैवी होते हैं, प्लाज्मा सेल्स से जो होते हैं वो हैवियर होते हैं, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा जो है वो अपवर्ड्स पे ऊपर ऊपर रहता है। इस टेस्ट की सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, क्योंकि ये किसी भी डिजीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए और उसकी डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ नहीं हो सकता। ये एक ऐसा टूल है जो कि आपको फ्यूचर लाइफ के कोई भी इन्फेक्शन का बता देता है। प्रोग्नोस्टिक टूल के तौर पर यूज़ होता है और ये मैलिग्नेंसी, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, किसी भी टाइप की प्रेजेंस हो, कोई भी टाइप का इन्फेक्शन हो तो हमारा ESR रेज आता है। अगर आप ESR करा लेते हैं तो आपको चांस होता है कि आपका इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल ESR रेज्ड आता है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन है। तो फिर फर्दर उसका फॉलो अप करते हैं डॉक्टर्स कि इसकी फर्दर टेस्ट कराए जाएँ। ठीक है, ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, कोई एज डायग्नोस्टिक नहीं है, कोई स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल टेस्ट है। हेमेटोलॉजी में अक्सर पेशेंट्स का ESR आया होता है क्योंकि डॉक्टर्स को अभी कंफर्मेशन नहीं होती है कि आपका इन्फेक्शन है भी या नहीं। अगर कोई पेशेंट यूँ आपको क्लेम करे कि आपके उसको कोई पेन है, कोई इन्फेक्शन है इंटरनली, तो उसको ESR करा लेना चाहिए, ताकि ESR में एक तो ये है कि वो रेज आ जाए तो इसका मतलब है बाकी है, फर्दर उसका फिर फॉलो अप किया जाता है। ठीक है, नाउ द प्रिंसिपल इज सिट्रेटेड ब्लड इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इन अ वर्टिकली पोजिशन्ड ट्यूब और पाइपेट। ठीक है, जो आपका ब्लड होता है उसको रिएजेंट के साथ मिक्सअप करके जो भी आपकी वो प्रेपरेशन होती है, मेथड में मैं आपको बताऊंगी, उस ब्लड को 1 घंटे के लिए फुली अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उस पाइपेट को बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन में छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल हिलाया नहीं जाता उस स्टैंड को। इवन ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपके उस पूरे टेबल पे कोई सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन ना हो, क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से वाइब्रेशन कॉज करेगा, उससे हमारा ESR पे इफेक्ट आता है। व्हाट इज़ ESR? The rate at which RBC sedimentation occurs in 1 hour and is indicated by measuring the length of plasma column above the RBC. We have discussed it earlier. जो ESR है हमारा, उसको हम कहते हैं E एरिथ्रोसाइट्स, S सेडिमेंटेशन एंड R इज़ द रेट। जो हमारे RBCs हैं वो प्लाज्मा को छोड़कर नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं, और जो हमारा ऊपर का पोर्शन होता है, ये लाइट कलर या येलो कलर, वो डिपेंड करता है आपके पेशेंट के ऊपर। किसी का पेल येलो होता है, जॉन्डिस की वजह से डार्क येलो भी हो जाता है। ठीक है, वो ESR मेजरमेंट होती है प्लाज्मा लेवल की, जो कि RBCs के ऊपर ऊपर होती है। ठीक है, और ये 1 आवर में मेजर किया जाता है। मिलीमीटर इसका यूनिट है, मिलीमीटर पर आवर आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ESR. ESR stands for erythrocyte sedimentation rate. Erythrocyte, you know, these are the RBCs. RBCs जो हैं वो एरिथ्रोसाइट है। सेडिमेंटेशन जो है वो सेटल डाउन ऑफ RBCs है, कि RBCs नीचे बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं नीचे? RBCs के सेल्स जो होते हैं वो प्लाज्मा सेल्स से हैवियर होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, एरिथ्रोसाइट, RBCs, सेडिमेंटेशन, सेटल डाउन। रेट जो है वो हमारा अमाउंट ऑफ RBC सेटल डाउन इन 1 आवर। रेट जो है वो हमारा 1 आवर की रीडिंग है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये बिफोर टेस्ट है कि आपका पूरा होल ब्लड आपको रेड कलर नज़र आ रहा होगा, लेकिन आफ्टर 1 आवर उसकी
सेटलमेंट हो जाएगी तो हमारी सेपरेशन हो जाएगी, प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा, आरबीसीज नीचे आ जाएंगे। 1 आवर से ज़्यादा टाइम नहीं करना क्योंकि ईएसआर ज़्यादा होता जाएगा, आरबीसीज नीचे बैठते जाएंगे। और अगर आप 2 आवर्स लगा दें, 1.5 घंटा लगा दें, तो आपका ईएसआर रेज्ड आएगा। ऑफ कोर्स आपने एक टाइमर सेट कर लेना है जो आपको अलार्म कर दे 1 आवर के बाद कि आपने रीडिंग लेनी है, क्योंकि हेमेटोलॉजी में काफ़ी सारे टेस्ट हो रहे होते हैं कि आपने एट अ टाइम एक बंदे की ड्यूटी ईएसआर पे नहीं होती, आपके एक बंदे की ड्यूटी काफ़ी सारे टेस्ट पे हो सकती है। सीबीसी पे हो सकती है, ईएसआर पे हो सकती है, पीटीए पीटीटी पे हो सकती है, किसी भी हो सकती है, हेमेटोलॉजी की किसी भी टेस्ट पे हो सकती है। इसलिए आप एक टाइमर सेट कर लें, आपको बेबी वो भूल भी सकता है। ऐसे टाइमर सेटअप हुआ हो या आप अपने मोबाइल पे अलार्म लगा लो कि आपने आफ्टर 1 आवर वो रीडिंग लेनी है। रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे डायग्राम में उन्होंने स्टैंड और वो सीबीसी वॉयल्स के अंदर, वो ब्लड के अंदर वो पाइपेट्स डाली हुई हैं। ये पूरा स्टैंड शो अप किया हुआ है कि ये आपने बिल्कुल स्टिल छोड़ देना होता है। अभी उन्होंने लोड ही किया है, उनके ऊपर प्लाज्मा सेपरेशन नहीं है, उसके ऊपर मार्क भी होता है। और सक्शन के हिसाब से ये वाली जो पाइपेट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली उतना ही ब्लड लेती हैं। टेस्ट रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है हमारे पास 2 मेथड है, विंट्रॉप मेथड है और एक वेस्टर्न मेथड है, लेकिन हम वेस्टर्न मेथड है। वेस्टर्न मेथड हमारा ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ये ज़्यादातर यूज ईजी भी है और इसके रिजल्ट्स भी हैं वो विंट्रॉप से ज़्यादा क्लियर और अच्छे होते हैं। ठीक है, वेस्टर्न पेपर्स जो हैं वो हमारे पास आ जाती हैं 300 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, लेकिन उसकी 200 मिलीमीटर की ग्रेजुएशन होती है। उसके ऊपर सिलेंड्रिकल मेजरमेंट जो होती है वो 200 तक, अप टू 200 तक, 200 mm तक मेजर्ड लिखा होता है। ठीक है, 2.5 mm उसका डायामीटर है। ठीक है, और जो है ईएसआर स्ट्रेंथ, ये ग्लास की भी होती है, डिस्पोजेबल भी होती है। जो ग्लास वाली होती है उसके ऊपर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ये वॉशेबल हैं, तो इनको ध्यान से वॉश किया जाए, इनको स्टेरलाइज़ किया जाए, इनको सही तरह से बॉईल करके स्टेरलाइज़ किया जाए। फिर बाद में टेस्टिंग करते वक्त उसको देखा जाता है कि वो बिल्कुल ठीक से ड्राई हुई है, क्लीन एंड ड्राई आपने लेनी है पाइपेट्स, फिर आपने टेस्टिंग करनी है। द सेकेंड वन इज़ द स्टैंड, द थर्ड वन इज़ द रिएजेंट्स। स्टैंड आपके वो स्पेसिफिक होता है, जो दूसरे होते हैं स्टील वगैरह के जो बने होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, और उसके नीचे रबर टैब और ऊपर ट्यूब वगैरह होती है एडजस्टमेंट के लिए कि प्रॉपर फिक्सिंग एंड एडजस्टमेंट हो जाए। ठीक है, ये एक हमारे पास स्टैंड आ जाता है। रिएजेंट्स में हमारे पास क्या क्या यूज़ होता है, ट्राइसोडियम सिट्रेट। ठीक है, 1 पार्ट जो है हमारा ट्राइसोडियम सिट्रेट होगा और 4 पार्ट जो होगा वो हमारा ब्लड होगा। 1:4 से आप उनकी रेशो से आपने रिएजेंट ऐड करना है। मैकेनिकल डिवाइस टू फिल अप द कॉलम, एक मैकेनिकल डिवाइस होना चाहिए, माउथ से आपने फिलअप नहीं करना क्योंकि ये हेल्दी नहीं है। माउथ सक्शन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एक मैकेनिकल डिवाइस होनी चाहिए जिससे हम कॉलम फिल करें। ठीक है, और एक टाइमर, वो मैंने आपको बता दिया कि टाइमर हो तो आपको एक्यूरेटली 1 आवर के बाद पता चल जाता है, तो फिर होता है। ये विंट्रॉप्स वेस्ट्रिक्शन की ट्यूब्स बताई हुई हैं और वो एक हमारे पास रैक बताया हुआ है। ये स्टील वाला रैक होता है, ऊपर से एडजस्टेबल स्क्रूज होते हैं और नीचे रबर टैप टाइप लगा होता है, सही से एडजस्टमेंट हो जाती है। येलो वाला पार्ट जो है वो प्लाज्मा है हमारा, और जो नीचे रेड वाला पोर्शन है वो हमारा ब्लड है, मतलब आरबीसीज हैं। ठीक है, द होल इज़ द ब्लड, प्लाज्मा प्लस आरबीसीज आर द ब्लड। स्पेसिमन स्पेसिफिकेशंस में हमारे पास क्या जाता है कि आप डायरेक्ट वीनस ब्लड भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट ले लेंगे और आप उसको ट्राइसोडियम सिट्रेट के साथ मिक्स करेंगे, विद इन 2 आवर्स में आप टेस्टिंग कर सकते हैं। ईडीटीए जो सीबीसी का सैंपल होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो सोडियम सिट्रेट उसमें डालेंगे और फिर बाद में उसको अप टू 6 आवर्स तक आप यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर वाले को हम वीनस ब्लड को डायरेक्ट मेथड होता है तो उसको जल्दी करना होता है, लेकिन ईडीटीए वाले को थोड़ा सा आप डिले भी कर सकते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेशन मेथड जो आप लोगों को पता होता है सेफ के लिए कि कब तक आपका ब्लड सही रहेगा, वरना तो उसको रेफ्रिजरेट किया जाता है, वो सारा आपको प्रोसीजर बाद में किसी वीडियो में बता दूंगी। मेथड में हमारे पास क्या आ जाता है, आपने 0.4 ml जो है वो सोडियम सिट्रेट लेना है, 1.6 ml जो है हमने वीनस या फिर ईडीटीए ब्लड लेना है। ठीक है, 0.4 ml हमारे पास रिएजेंट आ जाता है, 1.6 ml हमारे पास ब्लड आ जाता है। ठीक है, फिर कोई सक्शन मेथड से आपने उसको सक कराना है, एक रबर टीथ वगैरह जो होती हैं मैकेनिकल डिवाइसेस, उसको आप ऊपर लगाते हो और उसको ऐसे सक करते हो ना, तो आपका ब्लड उस पाइपेट में आ जाता है। ठीक है, फिर बाद में उसका थर्ड पॉइंट, हमारे सक्शन के बाद हमारे पास क्या पॉइंट आ जाता है कि हमने स्टैंड को लेवल अप करना है, लेवल पे रखना है, मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए उस टेबल पे, कोई ऐसी मशीनरी ना हो जो कि उसकी रीडिंग में कोई डिस्टर्बेंस या कोई एरर कॉज करे। ठीक है, फिर हमने टाइमर सेट कर लेना है, मोबाइल पे कर लो या आप कोई टाइमर ले लो, वो सेट कर लेना। ये आपकी एक्यूरेसी के लिए है कि आपने 1 आवर के बाद उसको रीडिंग लेनी है। ठीक है, फिर बाद में उसकी रीडिंग ले लेनी है आफ्टर 1 आवर। बहुत ही सिंपल मेथड है, रिएजेंट, देन ब्लड, देन सक्शन, देन लेवलिंग, देन हमारे पास आ जाता है टाइमर सेटअप एंड देन रीडिंग। सिंपल सा स्टेप है और बहुत ईजी टेस्ट है, बस आप भूलें ना टाइम, और आप विदाउट टाइमर भी कर सकते हैं। ठीक है,
नॉर्मल रेंजेस में हमारे पास आ जाती है मेल की 10 तक है, फीमेल की 15 तक है, एंड एल्डर्स की ज़्यादा होती है क्योंकि उनका ब्लड थिन हो गया होता है, तो उनकी एल्डर्स का हमारी नॉर्मल रेंज ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल रेंजेस हैं। इससे ज़्यादा आए तो इसका मतलब है क्या आएगा, इन्फ्लेमेशन, मैलिग्नेंसी, इन्फेक्शन वगैरह किसी की भी फॉलोअप चांसेस हैं, वो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, उनसे गाइडलाइंस लेने के लिए। ठीक है, और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमारा ESR जो है वो रेज हो जाता है इन्फेक्शंस में, इन्फ्लेमेशन, मैलिग्नेंसी, एनीमिया, रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर, प्रेगनेंसी में भी नॉर्मली हमारा ये रेज्ड ही होता है। और ये मैं बता रही हूँ कुछ कंडीशंस होती हैं, ये आपको MCQs वगैरह में आ जाती हैं। टेक्नोलॉजिस्ट के हिसाब से आपको कुछ कंडीशंस जो मेजर होती हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें रेज हो रहा है और किस में रिड्यूस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने उसकी फर्दर ट्रीटमेंट भी बतानी है, आपको ये मस्ट पता होना चाहिए एज ए टेक्नोलॉजिस्ट, नॉट बीइंग अ डॉक्टर। आपको तो बहुत ज़्यादा कुछ पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, इसमें फर्दर ट्रीटमेंट क्या चल सकती है। आपको बस चांसेस होते हैं कि ये आपको एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है कि ESR जो है वो रेज्ड वैल्यू किस किस में आती है या फिर रिड्यूस्ड वैल्यू किस किस में आती है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, रेज हमारी रेज की कंडीशंस ये हैं। देन रिड्यूस हमारा किस में होता है, सिकल सेल डिजीज़, डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स में भी ये लो हो जाता है, डेंगू फीवर में भी, एंड पोलीसाइथेमिया। ठीक है, ये कुछ मैंने बहुत ही ईजीली डिलीवर करने के लिए ये दोबारा से अपलोड किया है और काफ़ी सिंपल अपलोड किया है MLT के अकॉर्डिंगली। अल्लाह हाफ़िज़।